हेलो एवरीवन। अनफिल्टर टॉक में हम आज डिस्कशन करेंगे 2023 में आई हुई मूवी किल के ऊपर। और इस मूवी को माना जा रहा है कि ये हिंदी सिनेमा की या भारतीय सिनेमा की सबसे वायलेंट, जहाँ हिंदी में कहे तो रक्त रंजित, ब्लड शेड से भरी हुई मूवीज में से एक है, जहाँ सबसे ज्यादा यही है। इससे पहले भी कुछ मूवीज में हमने देखा है कि बहुत सारा ब्लड होता है, जैसे रक्त चरितम एक मूवी थी जहाँ हथियारों का यूज बहुत अलग अलग तरीके से हुआ है। पर इसमें एक छोटी सी जगह पे एक ट्रेन की जर्नी हो रही है, उसमें वायलेंस हो रहा है और बहुत ज्यादा ब्लड शेड हो रहा है। और इसीलिए हमने आज का जो सब्जेक्ट है वो भी चुना है, एस्थेटिक्स ऑफ वायलेंस, जहाँ कह सकते हैं हम सुंदरता बोध हिंसा का। तो मेरे साथ बात करने के लिए आज हैं मुकेश जी, और इस विषय पे वो बात करेंगे। और हम अ, अपनी बातचीत के दौरान ये भी एस्टेब्लिश करेंगे कि हम सुंदरता शब्द इस हिंसा के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। तो मुकेश जी से मैं पहला क्वेश्चन सीधा ही ये पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके करेक्टराइजेशन के बारे में बताएं, और बेसिकली ये इतना वायलेंस क्यों है, इतना वायलेंट सब्जेक्ट क्यों चुना गया है। नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम जिस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं, यह फिल्म भारतीय सिनेमा का, जैसा कि आपने कहा, सबसे हिंसक और रक्त रंजित फिल्म माना जा रहा है। और इस फिल्म में जो हिंसा का सौंदर्य बोध है वो अद्भुत है। और इसमें हिंसा का समाजशास्त्र और हिंसा का अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हिंसा को इस तरीके से दिखाने की क्या जरूरत है। हिंसा, दरअसल इसके पीछे ये कारण है कि यह फिल्म यह बताने का प्रयास करती है कि हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक और आदिम प्रवृत्ति है और मानवीय विकास के साथ साथ चलती रही है। आपको याद होगा कि इतिहास में भीमबेटका में मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां गुफा मिली है, और उन गुफाओं में जो चित्र हैं उनमें लोगों के हथियार लिए हुए शिकार करते हुए जैसे दृश्य हैं, जैसे चित्र हैं। तो इससे यह स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंसा आदिम आदिम स्वाभाविक प्रकृति है जो मनुष्य के साथ शुरू से अंत तक और अभी तक चल रही है, चाहे वो गुफाओं में रहने वाले मानव हो या आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस मानव हो। हिंसा उनके अंदर निहित है। अब हिंसा की अवधारणा में दो चीज देखा जा सकता है, एक प्रत्यक्ष हिंसा और एक अप्रत्यक्ष हिंसा। प्रत्यक्ष हिंसा में शारीरिक हिंसा और मनोवैज्ञानिक हिंसा को रखा जाता है। जॉन गाल्टुंग ने इस पे काफी शोध किया है हिंसा की अवधारणा पे। उन्होंने कहा है कि जो प्रत्यक्ष हिंसा होती है वो किसी के शरीर पर या उसकी मनोवैज्ञानिक एकता पर जानबूझकर किया गया प्रहार होता है। इसे सोमाटिक हिंसा भी कहते हैं। इसमें मनुष्य के शारीरिक और मानसिक वेदना मनुष्य को सहनी पड़ती है। यह प्रत्यक्ष हिंसा में आता है, शारीरिक हिंसा और मनोवैज्ञानिक हिंसा। एक अप्रत्यक्ष हिंसा है जिसे संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति, संस्था प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता है, इसका वास्तव में ऐसी हिंसा का कारण होता है समाज की संरचना में अंतर। इसके उभरने के सबसे प्रमुख कारण है शक्ति और संसाधन का असमान वितरण और असमानता या गरीबी कह सकते हैं, ये इसका कारण है। और इस फिल्म में आप देखेंगे कि हिंसा दोनों तरफ से हो। ये हिंसा या तो नायक की तरफ से भी हो सकता है और प्रतिनायक की तरफ है, जो इस फिल्म में ठगों का एक गिरोह है, जो 20-25 लोगों का एक समूह है। तो हम किसी की हिंसा को जायज या नाजायज नहीं ठहरा रहे हैं, बस इस फिल्म के माध्यम से जो हिंसा का संरचनात्मक
और मनोवैज्ञानिक शारीरिक पहलू है, उन पे बात करते हैं कि हम हिंसक क्यों हैं या ये प्रवृत्ति क्यों है। अब इस फिल्म में एक दृश्य है जिसमें एक महिला के एक बच्चे की हत्या ठगों द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद वो महिला आत्मरक्षा में एक ठग को मारती है और हॉकी स्टिक से वो मारने लगती है और वो हॉकी स्टिक के 2-3 प्रहार से ही वो दम तोड़ देता है। उसके बावजूद वो महिला उस पर प्रहार करती जाती है। तो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से ये सारी प्रवृत्तियां रहती है और जिसे इस फिल्म में दिखाया गया है। जी हाँ, उस सीन में मुझे एक अजीब सा इमेज याद आ रहा है उस अ, व्यक्ति का जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक तो पहले उसके सर पे हथौड़ी बज चुकी है बहुत जोर से कि वो गड़ गई है, उसका हैंडल भी निकल गया है, हथी उसकी निकल चुकी है और वो उसको औरत मारते जा रही है। और वो पहला मोमेंट है उस फिल्म में कि कोई प्रश्न पूछ रहा है क्यों। एज अ व्यूअर मेरे मन में वो शायद 20-25 मिनट पहले ही आ गया था, क्यों हो रहा है इतना कुछ। पर वो तब पूछती है क्योंकि उसका बेटा शायद उस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है कि जो वो कोशिश करता है, जो जो हमारा नायक है वो कमांडो है, वो अटैक होता है शुरू से जहां से वो ट्रिगर होते हैं। और फिर वो क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से एनएसजी के कमांडो हैं, वो ले लेते हैं अपना पूरा रोल ले लेते हैं कि हमने इनको मारना है। जब उनको दिखना शुरू हो जाता है, जब वो सामने से अटैक करते हैं तो इनको भी करना पड़ता है। तो प्रवोक चाहे लड़की के जो पिताजी हैं बहुत बड़े वो ठेकेदार हैं, ट्रेन में चाहे उनकी हैसियत कम है पर वहां पे ज्यादा है बाहर। पर जो मैं उस सीन पे आना चाहता हूँ, इस पे आप भी डिस्कशन कर सकते हैं कि जो पहले मैंने बातें की उस सीन में जब उसके हथौड़ी लगती है और उसके हॉकियां पड़ रही हैं, उसके चेहरे पे हमें दर्द नहीं दिख रहा। एक तो वो बहुत ही हैवी है, 6-6.5 फुट का बंदा है बहुत, और उसकी एक एथलेटिक सी उसकी फिजिक है, पर उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल है। उसको कैसे देखें हम उस कैरेक्टर को? देखिए, उसमें मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि महिला जो अहिंसक थी एक समय, जिसमें ये सारी गतिविधि चल रही थी, उसके बाद वो हिंसक होती है और उसके बाद वो हत्यारा बन जाती है। तो वो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई और जिसने हत्या किया, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये हो सकता है कि दोनों अब समान प्लेटफॉर्म पे हो गए, उसने भी हत्या की और उसने भी हत्या की। और एक सामान्य आदमी जो अहिंसक था, उसको भी प्रवोक करने पर वो हत्यारा बन जाता है। तो वो इस चीज को चिढ़ा रहा होता है कि देखो, मैंने आपके अंदर की जो छिपी हुई पार्श्विक प्रवृत्ति थी या आदिम प्रवृत्ति थी, जो हिंसक प्रवृत्ति है लोगों के अंदर, उसको मैंने निकाल दिया है। तो ये एक नजरिया हो सकता है जो मुझे लगता है। और स्ट्रक्चर पे आपने संरचना पे बात की, तो जो क्रिमिनल्स और एक साइड पे वो भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अटैक करते हैं, मतलब बिल्कुल एक ग्रुप बन के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है लक्ष्य और उसका साथी, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट के तंत्र के एक हिस्सा ही है वो भी। और इमोशंस दोनों में एक जैसे दिखते हैं कि ये भी अपनी बिलावट के लिए, जिससे ये प्यार करता है, उसके लिए ट्रिगर होता है। और जितनी बार वो बिल्कुल गिर जाता है कई बार, और फिर कुछ ना कुछ जोयाल बोल देता है एक बार कि मैंने उसको ऐसे मारा, वो ट्रिगर हो जाता है। और उसकी बहन को बचाना होता है, उसे याद आता है उसने कहा था कि उसकी बिलावट ने कि उसको बचा के लेके आओ दूसरे डब्बे से इस डब्बे तक। एक तो है जिसमें एक्शन हो रहा है वायलेंस का, एक इन्होंने सेफ हेवन बना के रखा है, वो उस डब्बे के दूसरे डब्बे वाली साइड में थी। तो ये जो इमोशंस हैं वो दोनों क्या एक ही जगह पे खड़े कर रहे हैं दोनों को, क्रिमिनल्स को और ये आर्मी वालों को? देखिए, ये दोनों पक्ष या प्रतिपक्ष कहें, नायक या प्रतिनायक कहें, दोनों के बीच इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों भावुक है अपने अपने परिजनों को लेकर,
अपने अपने चाहने वालों को लेकर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड वायलेंस है जिसका नेतृत्व वो ठगों का समूह कर रहा है, कि वो ये एक संवाद भी कहता है कि अगर ऐसा होगा तो हमारे घरों में चूल्हे कैसे जलेंगे। तो उनके लिए आजीविका का संकट है, और वो मैं उनके काम को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, उस हिंसा को, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से राज्य द्वारा उन लोगों के प्रति की गई हिंसा है, और उसका प्रतिफलन आप प्रत्यक्ष हिंसा में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक तौर पर देखते हैं। तो भावनात्मक लगाव नायकों का भी अपने परिजनों के प्रति है, और प्रतिनायकों का भी अपने परिजनों के प्रति है। इसे फिल्म के हम अलग अलग दृश्यों में देख सकते हैं। तो भरत मुनि ने एक नाट्य शास्त्र की रचना की थी, और उसमें 9 रसों की चर्चा की गई थी, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत, रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स रसों की। तो अगर हम करुण और शांत रस की चर्चा नायकों के पक्ष में भी देखते हैं, तो प्रतिनायकों के पक्ष में भी उतनी ही करुणा है एक दूसरे के प्रति। वो शांत रस दोनों में है, रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स रस दोनों समूहों में है। लेकिन इस फिल्म में रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स रसों की अधिक प्रमुखता है दोनों तरफ से। तो जैसे एक दृश्य की चर्चा मैं करूं कि वो हिंसा का विभत्स रूप था, जिसमें नायक एक ठगों के समूह का एक व्यक्ति जिसकी हत्या करता है या जिसको मारता है, वो ट्रेन में लगे हुए आग बुझाने वाले यंत्र से मारता है। और जब फिल्म का वो दृश्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब रुक जाएगा, अब वो मारना बंद करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि दर्जनों बार मारता है उसके मस्तिष्क पे, और उस मस्तिष्क का कचूमर निकाल देता है। तो हिंसा का वो सौंदर्य बोध मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उस हिंसा में भी एक नयापन है। आपके अंदर का जो हिंसक प्रवृत्ति है, आदि प्रवृत्ति, उसको बाहर निकालता है, और वो दृश्य कई बार आपको सिरहन पैदा करता है। एक ऐसा ही दृश्य है जिसमें नायक एक व्यक्ति के मुंह में चाकू मार के उस हत्या कर देता है, और वो उसका मुंह खुला रह जाता है। वह दृश्य देखेंगे तो आपकी रीढ़ के पीछे कंपन सी आ जाएगी, क्योंकि वो एक अजीब सा दृश्य है, जिसको जब उसका पुत्र या उसका परिजन उसको गोद में लेकर रोने लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं उससे उसको चोट न लग जाए। वो दृश्य कल्पना करना ही अपने आप में वो विभत्स और रौद्र है कि किस तरीके से उसे किया गया। तो सौंदर्य बोध मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंसा को लेकर जो लोगों में एक है कि हिंसा गलत है या हिंसा बुरी बात है, उसके दूसरे नजरिए से देखना होगा कि हिंसा की अवधारणा में ये कहाँ फिट बैठता है, कि इस संरचनात्मक हिंसा के किस पहलू कोई उजागर करता है। और एक और ऐसा ही दृश्य है जिसमें आशीष विद्यार्थी की हत्या या आशीष विद्यार्थी को मारता है, वो सर में आग लगाकर, वो एक फायर स्प्रे से या उस लाइटर से आग लगा लेता है, और उसका पूरा सर जल के लाल हो जाता है। तो वो हिंसा के नएपन में या हिंसा के कलेवर में नया सौंदर्य विकसित करता है, और इसीलिए हम लोगों ने इसे हिंसा का सौंदर्य बोध जैसे शब्दों से विभूषित किया है या बताया है, क्योंकि हमारे यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इन 9 रसों की चर्चा है। और भारतीय सिनेमा में चूंकि बाकी रसों की चर्चा होती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में आपने एनिमल जैसी फिल्में देखी जिसमें भी हिंसा की काफी प्रधानता थी, और ऐसे कई फिल्में आती है जो हिंसा से भरपूर होती है। लेकिन यह फिल्म भारतीय सिनेमा का सबसे रक्त रंजित फिल्म माना जाएगा। आप पूरी फिल्म में देखेंगे कि एसी ट्रेन के डब्बे में खून के धब्बे,
सर के चिथड़े उड़े हुए, एक अजीब तरह की हिंसा उसमें पूरी फिल्म में दिखती है। इसलिए हिंसा का सौंदर्य बोध जैसे शब्दों से इसे विभूषित किया गया है। जी। और एक इसमें क्या कथारसिस पॉसिबल है ऐसी इतनी वायलेंट सिचुएशन में? क्योंकि हम नवरस की अगर बात करते हैं नाट्य शास्त्र की, तो उसमें ये रस तो है, पर वो शायद मेरे ख्याल से बैलेंस की बात भी करता है किसी कृति में, किसी वर्क ऑफ आर्ट में वो बैलेंस भी होना चाहिए। इसमें हमें सिर्फ एक ही रस दिख रहा है। और क्या आपको लगता है कि वो कथारसिस पॉसिबल हो पाता है ऑडियंस में कम से कम? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें शांत रस, करुणा रस और श्रृंगार रस की चर्चा नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि संतुलन कम है। जैसे वो नायक नायिका को रेलगाड़ी के शौचालय में प्रपोज करता है, प्रणय निवेदन करता है और अंगूठी पहनाता है, तो प्यार वहां भी है। जब तक ठगों का समूह से उस यात्रियों की मुलाकात नहीं होती है, तब तक वो फिल्म में सब कुछ, जबकि उनका पिता पुत्री का संबंध, फिर जो यात्री महिला यात्री है अपने पुत्र से, तो वो शांत करुणा रस दोनों तरफ से है। आपने देखा होगा कि आशीष विद्यार्थी का जो चरित्र है वो अपने बेटे को शांत रहने की बात कहता है, क्योंकि उन्हें वो कहता है कि हमें खून खराबा नहीं चाहिए। वो ऐसे शातिर लोगों का समूह है जो जैमर जैसे तकनीक से युक्त है, और वो सबाल्टर्न हथियारों के साथ है। उनके जो हथियार हैं वो सबाल्टर्न हैं, कोई बहुत अत्याधुनिक हथियार नहीं है उनके पास। और उनसे वो, उनका ठगों का सिर्फ ये प्रयास था कि वो किसी तरीके से उनका मोबाइल, पर्स, आभूषण छीन के और अगले स्टॉप पे उतर जाना, ये उनका काम था। लेकिन क्योंकि इस फिल्म में एनएसजी के 2 कमांडो थे और उस कमांडो कर दी जाती है, उसके बाद ये पूरी फिल्म उसके पीछे लग जाती है उस हिंसा प्रेम कहानी की बदला लेने के लिए। वो पूरी फिल्म में ऐसी हिंसा दिखाई गई है। विद्यार्थी राघव जुयाल को एक सीन में कहते हैं कि तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे। वो उसको रिटॉर्ट करता है कि आसपास देखिए, हम डकैत हैं, आप किसी स्कूल में नहीं हो, गुरुकुल में नहीं हो। शायद गुरुकुल वर्ड वो नहीं यूज करता, पर वो रेफर उसी चीज को कर रहा है, उस फिल्म को, मोहब्बतें को, जिसमें अमिताभ बच्चन एक गुरुकुल के वो टीचर होते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, और ये तीनों चीजों को फॉलो नहीं कर रहा। तो जो स्ट्रक्चर में था, स्ट्रक्चर्ड वायलेंस भी था कि स्टेट उसको लेजिटिमेसी दे रही है उन 2 उनको कमांडोज को, और जो बाकी जनता है, या तो वो शुरू में तो बैठी हुई है स्तब्ध एक विटनेस की तरह, मतलब शॉक्ड है, वो मूक दर्शक नहीं है। और कुछ टाइम के बाद ये होता है कि 3 कैरेक्टर खड़े होते हैं। एक तो हर्ष छाया है और उसकी बेटी का रोल जिस एक्टर ने किया, और एक लड़का खड़ा होता है। वो बिल्कुल शीशे के बाहर से देखते हैं, जैसे कि हम किसी भी वॉर को, किसी भी वायलेंट एक्ट को, सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, कुछ हो, एटीएस हो, हम एक टीवी के थ्रू देख रहे हैं, और उसमें से उनका गुस्सा, उनका हैरानी, उनका शौक, सारा कुछ दिख रहा है हमें। तो एक तो वो स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से फिट हो रहे हैं, वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बस हम विटनेस कर रहे हैं कि हमारा देश के जो फाइटर है वो लड़ रहे हैं। पर ये जो जोयाल का रूल है, तो क्या ये उस स्ट्रक्चर को, उस बैलेंस को हिला रहा है? देखिए, जो संरचनात्मक हिंसा की बात कहता है, उसमें उसका मूल कारण असमानता या शक्ति और सत्ता का असंतुलन है। लेकिन
आशीष विद्यार्थी जिस परंपरा और पीढ़ी के ठग थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नियम और उसूल बनाए थे कि हमें हिंसा नहीं करनी है और फिजूल का खून खराबा नहीं करना है, हमें अपना काम करना है, लूटना है, क्योंकि हमें अपने परिजनों का पेट पालना है। लेकिन वो हिंसा नहीं चाहते। लेकिन उनका जो बेटा है, जो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, वो उस नियम से बंध कर रहना नहीं चाहता है। वो कुछ अपने तरीके से कुछ नए तत्व या नई पीढ़ी के नए कुछ प्रयोग करना चाहता है उसमें, और वो अपनी भावनाओं पर उस तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाता है जिस तरीके से उनके पिता ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके, क्योंकि उनका मुख्य काम था लोगों को लूटना। लेकिन जो उनका बेटा जो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, वो हिंसक भी है और हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और जो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, जबकि उनके पिता जो दूसरी पीढ़ी के हैं, वो काफी शांत प्रवृत्ति के हैं और काफी शांत, और चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये ठगी का धंधा चलता रहे। जी। और मुझे लगता है कि ये उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यही कहता है कि उनके घर के चूल्हे कैसे चलेंगे, क्योंकि इसके पिता चाहे इमोशनली अटैच्ड हैं, पर वो उस डेलिकेट बैलेंस को कि हमने एक ही डिब्बा लूटना है, क्योंकि इससे ये भी होगा कि खबर बड़ी नहीं होगी। जैसे कई जगह पे अगर हम देखा जाए, रिसेंटली अगर नीट में कुछ लीकेज हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्गुमेंट दिया था कि वो लिमिटेड जगह पे थी, उसको कंटेन कर लिया गया। गवर्नमेंट का भी यही था कि हमने कंटेन कर लिया, वो इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी। जो वाइड स्प्रेड नहीं होगा तो उसके लिए छोटे लेवल पे ही उसको मैनेज कर लिया जाएगा, जहां ज्यादा लोग कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे कि हमारे मोबाइल छीन के ले गया कोई। पर यहाँ पे ये एक बड़े क्वेश्चन को भी साथ साथ एड्रेस कर रहा है कि ये इनके चूल्हे कैसे चलेंगे। जो जिनके चूल्हे काम से, नौकरी से नहीं चल रहे, जिनको नहीं मिल रही, वो शायद उस क्वेश्चन को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, गलत जगह पे खड़ा होके एक क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए या और आगे बढ़ाने के लिए। शायद बदला उसने अपना लेना था, पर फिर भी वो एक वॉइस रख रहा है एक गलत पॉइंट से उन लोगों की जिनका वो स्टेट ने शायद ऐसे ही छोड़ दिया। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि फिल्म की पृष्ठभूमि रांची और झारखंड है, क्योंकि झारखंड के जिस क्षेत्र से डाल्टनगंज से वो ट्रेन गुजर रही है, वो उस क्षेत्र के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है, और इसी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, ये पृष्ठभूमि को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए ही इस भौगोलिक क्षेत्र का चयन किया गया है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये ठग अपने स्वाभाविकता से नहीं बने हैं। ये राज्य द्वारा जो इन पर संरचनात्मक हिंसा किया गया है, और जो भेदभाव, असमानता या सत्ता शक्ति या संसाधनों को लेकर उनकी परिणति है ये, तो ये भी राज्य के हिंसा के शिकार हैं, और ये फिर अपने से कमजोर लोगों को पर प्रत्यक्ष हिंसा करते हैं। इन पर राज्य अप्रत्यक्ष हिंसा कर रही है, और ये लोगों पर प्रत्यक्ष हिंसा कर रहे हैं। और ये आप इन दोनों में से किसी हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकते हैं। ये अच्छी हिंसा और बुरी हिंसा जैसी बात नहीं होती है। जैसे एक कहावत है कि वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति। अगर वैदिक काल में भी हिंसा है तो वो भी हिंसा ही है। अगर कोई नायक हिंसा कर रहा है तो वो भी हिंसा है, और अगर प्रतिनायक हिंसा कर रहा है तो वो भी हिंसा है। हिंसा अच्छी हिंसा और बुरी हिंसा नहीं होती, हिंसा हिंसा ही होती है, चाहे वो नायक के द्वारा किया गया या प्रतिनायक के द्वारा किया गया। जी। तो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें जो एक्शन है, ऐसा एक्शन हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि इतने लंबे टाइम तक। पहले तो फिल्म शुरू होने के लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर ही शुरू हो जाता है वो इसकी एक्शन कोरियोग्राफी है, और एक्शन कोरियोग्राफी इतनी शानदार है
कि आप इसे, इसलिए मैं शानदार कह रहा हूं कि पूरी फिल्म में जो हिंसा दिखाई गई है वो एक ट्रेन के एक बॉगी में है। और आप समझ सकते हैं कि ट्रेन की बॉगी में कितना स्पेस होता है। उसके बावजूद उस हिंसा को इतने अच्छे तरीके से, उस एक्शन को फिल्माया गया है, क्योंकि जब आप उसके बाहर वाले हिस्से में फिल्माते हैं या कहीं खुले स्थान पे फिल्माते हैं तो वहां कई चीजें आपको सुविधा मिल जाती है। कुछ स्पेस मिल जाता है नायक के लिए, प्रतिनायक छिपने का स्पेस होता है वो, या फिर एक्शन करने का स्पेस होता है। लेकिन इस फिल्म में, पूरी फिल्म में जो भी एक्शन हुई है, हिंसा हुई है, सिर्फ ट्रेन के डिब्बे में हुई। और आप समझ सकते हैं कि ट्रेन का हिस्सा बमुश्किल ऐसा होता है कि लोग 2 आदमी एक साथ चल सकते हैं, और उतने छोटे और सीमित स्पेस में जो जिस तरह की हिंसा की परिकल्पना की गई है कोरियोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी द्वारा, वो महत्वपूर्ण। एक्शन कोरियोग्राफर जो हैं इस फिल्म के, वो कोरिया से हैं, सी योंग ओ। और क्योंकि कोरियन फिल्मों में जैसी हिंसा होती है वो उसी का प्रयोग किया है। आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन और ट्रेन टू बुसान ऐसी 2 फिल्में हैं जिसमें ट्रेन में हिंसा दिखाई गई है, लेकिन इसमें लगभग 95% हिस्सा, और वो पटरियों पे दौड़ती ट्रेन है, वो ट्रेन का डिब्बा नहीं है जो स्थिर है, वो ट्रेन चल रही है, अपनी रफ्तार से चल रही है। और उसमें बमुश्किल से खड़ा, चलती ट्रेन पे आप बमुश्किल खड़ा हो पाते हैं, और उसमें हिंसा की जो कोरियोग्राफी की गई है वो अद्भुत है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि स्पेस के साथ साथ आपके पास सीमित संसाधन है, आपके पास बहुत हथियार नहीं है या बहुत स्पेस नहीं है। वहां चादरों को हिंसक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा उनके जो सामान हैं, जो रेलवे में सामान किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो या तो वॉश बेसिन हो सकता है, या उनके अग्निशमन यंत्र हो सकते हैं, या उनके शीशे हो सकते हैं। उन्हीं चीजों को लेकर नायक या प्रतिनायक आपस में लड़ते हैं, क्योंकि ठगों के समूह के पास तो उनके हथियार थे, जो सबाल्टर्न हथियार जिसे कह सकते हैं कि संबल, खुरपी, चाकू, और जो भी उस तरीके के उनके पास थे। और नायकों के पास तो नहीं कुछ भी हथियार थे, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि चातुर्य से किस तरीके से, कभी पर्दे को हथियार बनाया, कभी उन्हीं की चाकू छीन के उन्हीं को मारा, कभी डंडे से, कभी रॉड से। तो इस तरीके से वो हिंसा दिखाई गई। वो हिंसा इसलिए महत्वपूर्ण है और इसलिए बेहतरीन है क्योंकि वो सिर्फ एक चलती ट्रेन पे, दौड़ती ट्रेन पे वो पूरी फिल्म फिल्माई गई है। इसलिए वो ऐसी ट्रेन जिसमें स्पेस ऐसे ही बहुत कम होता है, उस फिल्म में ये इतनी स्पीड वाली एक्शन दिखाना काबिले तारीफ है। ये वजह है कि ये फिल्म मुझे आकर्षित करती है, वो अपने एक्शन कोरियोग्राफी को लेकर। जी, अगर ये फिल्म हम कहें कि एनिमल के बाद एक स्टेप अप है हिंसा को लेके, तो और अब जो जॉन विक की सीरीज है उन्होंने भी इसके रीमेक करने की अनाउंस कर दिया है उनके डायरेक्टर ने। हॉलीवुड में इसका रीमेक होगा। तो क्या आपको लगता है कि अब ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगा? जैसे अभी एक फिल्म आई है युद्धरा, और वो ज्यादा चल नहीं पाई, पर उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा वायलेंस दिखाया गया है कि जो आमतौर पे नहीं मिलता है। मतलब इसके लेवल पे तो नहीं पहुंचा, पर इसका एक खतरा ये भी है कि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा और फिर बॉलीवुड जैसे हिंदी सिनेमा जिसे हम कह लें कि वो इसके पीछे भागना शुरू कर देगा जब तक ये पूरी तरह एग्जॉस्ट होके मतलब नॉर्मलाइज ना हो जाए, या मतलब पूरी तरीके से इससे पैसा बनना बंद हो जाए।
नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सही कहा कि भारत की अब तक की सबसे रक्त रंजित और हिंसक फिल्म है, जो अपनी इस वैधानिक चेतावनी के साथ रिलीज होती है कि कमजोर दिल वाले लोग न देखें। और उसको अगर सिर्फ हिंसा ही होती, हिंसा में कोई सौंदर्य बोध या हिंसा में कोई तर्क नहीं होता, हिंसा में कोई तथ्य नहीं होता, या एक्शन कोरियोग्राफी में कोई दम नहीं होता, तो जॉन विक वाले जैसे डायरेक्टर, जॉन विक जैसे फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर इसको रीमेक के लिए उसकी कॉपीराइट नहीं खरीदते। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फिल्म, हिंसा आधारित फिल्में का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके पहले आपने देखा होगा कि भारतीय सिनेमा में हिंसा पर आधारित कई फिल्में बनी और आई और चली गई, लेकिन इतनी चर्चा नहीं हुई। इस फिल्म में हिंसा को एक नए नजरिए से देखने की बात की गई है, एक एक्शन कोरियोग्राफी के दृष्टिकोण से, और दूसरा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वायलेंस की अवधारणा के तहत कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप इनके हिंसक दृश्यों में अगर आप जाएंगे तो एक नयापन होगा, एक इसमें ऐसी कोई भी, इसमें लगभग 50 व्यक्तियों की हत्या होती है, चाहे वो यात्री हो या ठगों का समूह हो। लेकिन किसी भी हिंसा में आपने ये नहीं देखा होगा कि एक ही स्टाइल से या एक ही शैली से किसी दो ठग को मारा गया है। सारे लोगों को या सारे ठगों चलती ट्रेन के डब्बे में फिल्माना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार तरीके से इसने किया है इसे। एक मेरे दिमाग में और क्वेश्चन है, वो शायद हम कलेक्टिवली किसी दिन डिस्कस करेंगे कि वो सेक्टर 36 में भी देखा मैंने, जब वो बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं इतनी वायलेंट सेक्सुअल लैंग्वेज को लेके, और यहाँ पे तो वायलेंट एक्ट्स को लेके एक्सपोज कर रहे हैं बच्चों को। इसमें एक कैरेक्टर है, वो छोटा सा बच्चा है, उसको लेके आते हैं, तो जहाँ मतलब वो सीन कोरियोग्राफ हो रहे हैं, इतना वायलेंस हो रहा है वहां पे, अंडर एज बच्चे रखे जा रहे हैं। तो उसके ऊपर हम मेरे ख्याल से एक दिन अलग से बात करेंगे कि वो कितना एथिकल है, एक छोटे छोटे बच्चों को वहां पे लेके आना उस क्राइम सीन्स पे, जहाँ क्राइम सीन्स फिल्माते समय। तो इस फिल्म के लिए मेरे ख्याल से हम जो एस्थेटिक्स के ऊपर बात करनी थी, वो लगभग हमने सारी कंप्लीट कर ली है। हम किसी दूसरी डिस्कशन में ये भी कह सकते थे, आप ये फिल्म देखिए, आपको कैसी लगी। ये बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने देख ली है। हम तो ऐसा सिनेमा कितना एक्सेप्टेबल है ऑडियंस के लिए, इसको एक्सेप्टेंस मिली है, बहुत ज्यादा नहीं मिली पर बहुत कम भी नहीं मिली, क्योंकि कमर्शियली तो फिल्म बहुत पैसा कमा गई। तो नहीं बन सकता, कहीं वो ही ना बन जाए, ये कमर्शियल फॉर्मूला ही ना बन जाए। नहीं, तो हाँ जी, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले को लेकर लोग फिल्म बनाने लगेंगे और सारी फिल्में हिट हो जाएगी, क्योंकि हिंसा पे, हिंसा का एक दौर था। जैसे आपने अगर तहलका फिल्म हो या शान फिल्म हो, जिसमें हिंसा उस समय के अनुसार काफी अधिक था, लेकिन वो फिर भी उतनी नहीं चली। और जिस जिस पैमाने पे शोले की हिंसा चली, वो उसी डायरेक्टर ने फिर शान बनाई थी, मल्टी स्टारर फिल्में, और उसमें और उससे भी अधिक प्रयोग किए थे, पर वो फिल्में फ्लॉप नहीं हुई। तो मेरा ये कहना है कि जिस हिंसा में तथ्य तर्क नहीं होंगे, वो फिल्म चाहे कितने भी हिंसक आप दिखा दें, वो हिट नहीं हो सकता है। एक नयापन, मुझे एक दृश्य याद आ रहा है फिल्म सरकार का, जिसमें राम गोपाल वर्मा एक कार में व्यक्ति की हत्या करवाते हैं, और वो सीधे से गोली नहीं मारता है, पहले उनके कार के शीशे को एक लोहे के रॉड से गोली मारता है। तो वो एक नयापन है। तो वो दृश्य आज भी जेहन पे लोगों के अटका हुआ है, क्योंकि वो एक हिंसा का एक नया आयाम देता है। तो जब तक नए प्रयोग नहीं होंगे, चाहे वो हिंसा को लेकर हो या प्यार को लेकर हो, दर्शकों द्वारा पसंद नहीं की जाएगी। जी, चलिए फिर आज की डिस्कशन को हम यही खत्म करते हैं। और
आपको दर्शकों को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको ये मूवी कैसी लगी और उनके इसके बारे में क्या व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी डिस्कशन देखना चाहते हैं और आप किसी स्पेसिफिक मूवी पे डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए हम किसी और फिल्म के साथ फिर मिलेंगे, मैं और मुकेश जी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और मैं इस फिल्म में ये कहना चाहता हूं कि मैं न किसी हिंसा को सही ठहरा रहा हूं न गलत ठहरा रहा हूं। मैं फिल्म में दिखाए गए दृश्यों पर या फिल्म के कहानी और उनकी संरचनाओं पे हम बात करते हैं। हम किसी हिंसा को न सही ठहरा रहे हैं न गलत ठहरा रहे हैं। हम अपने आधार पे उनकी विवेचना कर रहे हैं, उनकी क्या सोच होगी इस हिंसा के माध्यम से। इसलिए हम पर ये आरोप ना लगाया जाए कि हम किसी हिंसा को जायज या नाजायज ठहरा रहे हैं। बेसिकली हम हिंसा की संरचना को और हिंसा के सौंदर्य बोध शब्बा खैर।